हेलो एवरीवन। हमारा पहला टॉपिक है पहला लेक्चर है लेक्चर 19। इसका पहला टॉपिक है व्यापार चक्र। तो जो व्यापार चक्र होता है ये किसी भी अर्थव्यवस्था में अ, उसमें उस अर्थव्यवस्था के जो उतार चढ़ाव की स्थिति होती है, मतलब कभी अर्थव्यवस्था ग्रोथ करता है, कभी एकदम उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, तो उसी को दर्शाता है। उसी को हम व्यापार चक्र उसी को व्यापार चक्र के रूप में देखते हैं, जानते हैं। और व्यापार चक्र जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसके व्यापार की स्थिति को दर्शाता है। व्यापार की स्थिति के संकेतक के रूप में इसको देखा जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसके व्यापार की स्थिति में जो है उतार चढ़ाव को दिखाता है, मतलब समृद्धि को दिखाता है, या फिर कोई मंदी हो गया, विकास रुक गया, तो उसको जो है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के उसके व्यापार में जो है उतार चढ़ाव जो होता है, कभी ग्रोथ, कभी अच्छा व्यापार होता है तो कभी वो मंदी की स्थिति में चला जाता है। तो इसी को संकेतक के रूप में जो है एक ये दिखाता है। एंड हम इसकी बात करें व्यापार चक्र की, तो वर्तमान में इसकी स्थिति भारत में ऐसी है कि भारत में जो है वर्तमान में भारत ग्रोथ तो कर रहा है। जैसे भारत के उत्पादन में जो है उद्योग जो है उद्योगों में वृद्धि हो रहा है, और सेवा क्षेत्र में जो है सेवा सेक्टर में वृद्धि हो रहा है। तो उद्योगों का उत्पादन हो रहा है, और सेवा क्षेत्र में जो है लोगों की जो वृद्धि है, वो जो है भागीदारी है वो बढ़ रही है वर्तमान में। तो इसका मतलब जो भारत जो ग्रोथ कर रहा है। एंड इसमें जो है जो सरकारी निवेश है, सरकार भी निवेश के जरिए जो है उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है वर्तमान समय में। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जरिए, आत्मनिर्भर भारत के जरिए। तो भारत ये सब जो प्रोग्राम लाकर जो है, परियोजनाएं लाकर जो है भारत में उत्पादन की मात्रा को बढ़ाकर जो है समृद्धि तक, जो अर्थव्यवस्था की समृद्धि को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है, इसके जरिए भारत खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है कि वो जो है खुद वस्तुओं और सेवाओं पर आत्मनिर्भर बने। किसी भी चीज़ को जो है वो दूसरे देशों से जो है उसको आयात करने की ज़रूरत ना पड़े। वो खुद उस चीज़ को बनाने में, उस चीज़ को उत्पादन करने में, उपभोग करने में जो खुद आत्मनिर्भर बने। एंड और जो है जो निजी खपत है, निजी वस्तुओं की जो खपत है, और मांग में भी वृद्धि हो रही है और खपत में भी वृद्धि है। मतलब जितना मांग हो रहा है उतना खपत भी हो जा रहा है भारत में, जो है वस्तुओं का। तो ये जो है भारत ग्रोथ तो कर रहा है। एंड इसकी बात करें तो जो मुद्रास्फीति है, भारत में मुद्रास्फीति बढ़ी है, जिसको कम करने के लिए जो आरबीआई है, हमारा जो केंद्रीय बैंक है, वो ब्याज दरों में जो है कमी कर रहे हैं, ताकि जो है मुद्रास्फीति को जो है कम किया जा सके, महंगाई को कम किया जा सके देश से, ताकि हमारा जो उत्पादन करने की क्षमता है उसमें वृद्धि हो सके। एंड कई बार तो जो वैश्विक व्यवधान होते हैं, कई विश्व में कई जो है ऐसे समझौते भारत कर लेता है कई देशों से, जिससे जो है देश में पूंजी का अभाव हो जाता है, जिससे उत्पादन रुक जाता है। तो ये जो है एक व्यवधान के रूप में इसको देखा जाता है। मुद्रास्फीति को, वैश्विक कारक को एक व्यवधान के रूप में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में देखा जाता है। तो ये जो है अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था जो ग्रोथ भी कर रही है, और कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसे कारक हैं, घरेलू कारक हो गए, वैश्विक कारक हो गए, उस ग्रोथ में व्यवधान भी डाल रहे हैं। जैसे कि भारत का वर्तमान का विकास दर देखें तो वर्तमान में जीडीपी जो समृद्धि दर है भारत में, वो 6% दर पर है। तो 6% जीडीपी की समृद्धि दर है। और यह जो समृद्धि दर है, जीडीपी की समृद्धि दर, यह सेवा क्षेत्र और जो है मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र है, विनिर्माण का जो क्षेत्र है, और सेवा क्षेत्र है, इसके जरिए जो है भारत जो है जीडीपी का ग्रोथ जो भारत का 6% है। जबकि हम बात करें तो ये जो जीडीपी ग्रोथ है 2023 में जो है ये 7.6% जो है अर्थव्यवस्था की समृद्धि का जो दर है 7.6% रखा गया था। लेकिन जो है 6% तक जो है भारत का जीडीपी वर्तमान में है। एंड भारत जो है रोजगार सृजन के कार्यक्रम भी ला रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। इन सभी के जरिए जो भारत जो है देश में जो है रोजगार सृजन के माध्यम से जो है उत्पादन को बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है और आयात निर्यात की बात करें तो भारत जो है, हम सभी जानते हैं कि भारत जो है कच्चे तेल का आयात करता है। तो और काफ़ी अधिक जो वेटेज है भारत जो किसी बाहरी आयात जो करता है, वो कच्चा तेल ये जो अधिक मात्रा में करता है। तो वो जो है कच्चे तेल की जो है आयात बिल में जो है वृद्धि हुई है। एंड निर्यात की बात करें तो भारत का निर्यात भी बढ़ा है। आईटी एंड फार्मा क्षेत्र में जो है भारत का निर्यात बढ़ा है। तो
भारत कहीं कहीं आयात निर्यात भी कर रहा है और कहीं कहीं आयात बिल में वृद्धि के कारण जो है उसको कच्चे तेल का आयात करने के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। तो भारत के वर्तमान की स्थिति, भारत में व्यापार चक्र की स्थिति देखें तो भारत ग्रोथ भी कर रहा है और उसमें कुछ व्यवधान भी मुद्रास्फीति के जरिए, वैश्विक कारकों के जरिए, आयात बिल में वृद्धि के जरिए हमें कुछ उसमें जो व्यवधान भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये रही भारत के वर्तमान के व्यापार चक्र मैंने बताया। एंड नेक्स्ट हमारा जो है डिसइन्फ्लेशन क्या है। डिसइन्फ्लेशन जो होता है इसमें जो है इस स्थिति में जब वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो जब कि जब जो है मांग बढ़ती है तो कीमतों में जो वृद्धि हो जाती है। एंड कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो उसके जब कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो धीरे धीरे लोगों की जो मांग होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि सामान जो है महंगे हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जो है लोग उसको खरीदना उसको खरीदने के लिए जो है ज़्यादा निवेश करना कम कर देते हैं। तो इससे जो है कीमत असर धीरे धीरे जो घट जाती है। तो ये जो स्थिति होती है इसी को हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। तो यह जो मुद्रास्फीति पर जो है एक नियंत्रण का परिणाम होता है। जब RBI जो है केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीतियों के जरिए जो है मुद्रास्फीति पर नियंत्रित करने का प्रयास करता है, तो ये जो है इसको परिणाम के रूप में देखा जाता है डिसइन्फ्लेशन को। तो डिसइन्फ्लेशन को जो है देखा जाता है कि हाँ जो है मौद्रिक नीतियों का जब प्रभाव पड़ रहा है और हमारी जो मुद्रास्फीति है वो जो है कम हो रही है, तो इसको एक परिणाम के रूप में देखा जाता है, संकेतक के रूप में देखा जाता है। एंड इसमें जो है कीमतें जो होती हैं बहुत धीमी गति से बढ़ती हैं, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। इतना तो मुद्रास्फीति रहना ही चाहिए। एंड जो कि इसकी हम उदाहरण की बात करें तो जैसे 2023 में डिसइन्फ्लेशन जो है 6% था, मुद्रास्फीति दर 6% था और वर्तमान में 4% तक हो गया है। तो इसी को हम डिसइन्फ्लेशन कहेंगे। तो डिसइन्फ्लेशन हुआ है। एंड नेक्स्ट हमारा है डिफ्लेशन। वो डिसइन्फ्लेशन था, ये डिफ्लेशन है। तो डिफ्लेशन को हम अवस्फीति भी कहते हैं। अवस्फीति तो इसमें जो है कीमतें जो होती हैं, कीमतों का जो सामान्य मूल्य होता है, जिस मूल्य पर जो कीमतें मिलती हैं, जैसे कि अगर कोई कोलगेट 20 रुपये का मिल रहा है तो वो मतलब उसका वो सामान्य मूल्य है कि वो 20 रुपये का मिलता है। तो उसके सामान्य जब कीमतें जो है सामान्य स्तर से अपने नीचे चली जाती हैं, मतलब कि बहुत सस्ती हो जाती है। जैसे कि 20 रुपये का कोलगेट मिल रहा है तो वो 10 रुपये का मिलने लगा। वो 20 रुपये उसका सामान्य मूल्य है जो कि हमेशा रहता है, एंड वो 10 रुपये हो गया। तो ये जो है कीमतें जब अपनी मूल स्थिति से जो है कम हो जाती हैं तो इसी को हम अवस्फीति कहते हैं। एंड इससे जो है ये जो स्थिति आती है तो आपूर्ति जो होती है वो मांग से अधिक हो जाती है। तो मार्केट में जो सप्लाई होता है वो डिमांड से अधिक हो जाता है, तभी जो है कीमतें जो है धीरे धीरे कम हो जाती हैं वस्तुओं की। तो यह जो है यह जो मुद्रा संकुचन का परिणाम होता है। इससे जो मुद्रा होती है मार्केट जो अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का मूल्य होता है वो धीरे धीरे जो है संकुचित होता रहता है। मुद्रा का जो मान होता है वो कम होता रहता है। तो इसीलिए लोगों का डिमांड कम हो जाता है, लोगों के पास आय कम रहती है। तो लोग जो है कुछ किसी चीज़ को खरीदने में मतलब लोगों का डिमांड कम हो जाता है। जब उनके पास आय ही नहीं रहेगा तो वो खर्च कहाँ से करेंगे। तो इससे मुद्रा को संकुचन के परिणाम के रूप में देखा जाता है कि मुद्रा का संकुचन हो रहा है अर्थव्यवस्था में। तो यही जो डिसइन्फ्लेशन होता है ये अर्थव्यवस्था के मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत होता है। मुद्रास्फीति में कीमतें बढ़ जाती हैं, अपने सामान्य स्तर से कीमतें जब बढ़ जाती हैं तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। और जो डिफ्लेशन अवस्फीति है इसमें कीमतें अपने सामान्य स्तर से नीचे चली जाती हैं, तो इसी को हम डिफ्लेशन कहते हैं। तो ये जो है मांग में कमी के कारण होता है। ये जब लोगों की मांग घट जाती है डिफ्लेशन की अवस्फीति की स्थिति आ जाती है। एंड ये जो है हमने डिसइन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा। इसके हम कारण की बात करें डिफ्लेशन की, तो इससे जो है आपूर्ति जो मैंने पहला तो बताया कि जो इसका डिफ्लेशन होने का कारण ये है कि पहला तो इसका जो आपूर्ति होता है वो मांग से अधिक हो जाता है। तो इस वजह से कीमतें जो है कम हो जाती हैं। एंड लोगों के आय में गिरावट हो जाती है, उनके प्रति जो आय होता है, इनकम होता है वो कम हो जाता है, तो लोगों का डिमांड कम हो जाता है। एंड जो मनी सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि मनी सप्लाई कम कैसे होती है जब RBI जो है RBI मौद्रिक नीतियों के जरिए जो मुद्रास्फीति को बढ़ा देता है, मुद्रास्फीति की दर को ब्याज दर को बढ़ा देता है। तो इस वजह से जो है जो मनी सप्लाई होती है, मुद्रा की आपूर्ति जो होती है वो कम हो जाती है। एंड आर्थिक मंदी की स्थिति में भी जो है लोगों का डिमांड कम हो जाता है। तो इस प्रकार जो है
इसी के कारण जो डिफ्लेशन होता है। इसके प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव जो है निवेश पर पड़ता है। इसका प्रभाव बेरोज़गारी को जो है बढ़ावा देता है। बेरोज़गारी इससे जो है बढ़ जाती है डिफ्लेशन की स्थिति में, और जो कंपनियों के जो मुनाफे होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो 1930 के दशक में जो है महामंदी की जो स्थिति थी ये डिफ्लेशन को दिखा रही थी। उस समय लोगों का जो आय कम हो गया था, लोगों का डिमांड कम हो गया था, जो है बेरोज़गारी बढ़ गई थी। तो ये डिफ्लेशन जो है अर्थव्यवस्था के लिए जो एक आर्थिक मंदी के रूप में इसको देखा जाता है। एंड इसका उपाय की बात करें तो आरबीआई द्वारा जो है ब्याज दरें कम कर दी जाती हैं। जब डिफ्लेशन की स्थिति आ जाती है तो आरबीआई द्वारा ब्याज की दरें जो होती है वो कम कर दी जाती हैं। तो धीरे धीरे जो है मार्केट में जो मुद्रा की सप्लाई होती है धीरे धीरे अपने समान स्थिति पर आ जाती है। एंड सरकार इसके लिए जो प्रोत्साहन पैकेज होता है वो लाते हैं। तो प्रोत्साहन पैकेज मतलब नए नए जो है योजनाएं लाती है ताकि जो है सरकार जो व्यय करना बढ़ा देती है। सरकार व्यय करने लगती है, नई नई योजनाएं लाने लगती है, लोगों का धीरे धीरे आय बढ़ने लगता है और उससे जो मुद्रा आपूर्ति मार्केट में जो होती है, मुद्रा की सप्लाई होती है, मुद्रा आपूर्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। एंड तो ये जो है डिफ्लेशन रहा, अपस्फीति। एंड हमारा नेक्स्ट है दोहरी मंदी। तो डबल डिप की बात करें दोहरी मंदी, तो ये जो दोहरी मंदी होती है, दोहरी मंदी इस व्यवस्था में सरकार और अन्य जो संस्थाएं होती हैं मिलकर जब संस्थाएं मिलकर जब कोई मंदी होता है, मंदी से निपटने का प्रयास करती हैं, तो मंदी से जब निपटने का प्रयास करती है तो जो वो प्रयास विफल हो जाता है तो पुनः जो है मंदी आने लगती है। तो एक तरफ तो मंदी को हटाने के लिए सरकार और संस्थाएं प्रयास कर रही है, तो वो जब प्रयास जो उनका नीतिगत जो प्रयास होता है, प्रयास में कोई कमी की वजह से प्रयास सफल नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में जो मंदी होता है वो दोगुने दर से बढ़ जाता है। उसी को हम जो है दोहरी मंदी कहते हैं। एंड यह जो है सरकार की नीतियों के जो है असफल होने के या फिर नीतियों में कुछ खामी होने की वजह से जो है इसका परिणाम निकलता है ये दोहरी मंदी। तो इस प्रकार जो है मंदी जितनी जो है गहरी होती है, उससे जो रिकवरी करना जो है उतना ही जो चुनौतीपूर्ण होता है। उसको रिकवरी करने के लिए हमें अधिक प्रयास करने पड़ते हैं, मंदी जितनी गहरी होती है। तो जैसे हम इसके संक्षिप्त विवरण की बात करें, मतलब थोड़े में इसको समझे थे। जैसे कि देखो, मार्केट में जब कीमतें बढ़ जाती हैं, कीमतें बढ़ने से जो मुद्रास्फीति आती है तो मुद्रास्फीति धीरे धीरे जो अपने पीक पर चली जाती है, मतलब बहुत तेज गति से मुद्रास्फीति चली जाती है। फिर डिसइन्फ्लेशन होता है, कीमतें जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। फिर जो है अपस्फीति आ जाती है, डिफ्लेशन आ जाता है, कीमतें जो है अपने सामान्य स्तर से नीचे चली जाती हैं जब मंदी आती है। तो फिर उसके बाद जो है अवमंदन होता है। अवमंदन मतलब सरकार जो है प्रयास करती है उस रिकवरी को करने के लिए, मतलब इस मंदी को जो है सही करने के लिए सरकार जो है प्रयास करती है, अवमंदन करती है। फिर उसके बाद जो है दोहरी मंदी आ जाती है, प्रयास करती है, प्रयास विफल हो जाता है तो फिर दोहरी मंदी आ जाती है। फिर दोहरी मंदी आ जाती है तो फिर री इन्फ्लेशन होता है, मतलब रिकवरी धीरे धीरे रिकवरी होती है अर्थव्यवस्था में। फिर उसके बाद जो इन्फ्लेशन होता है अपने सामान्य स्तर पर आ जाता है। तो ये जो है दिखाता है कि जब कभी जो है एक मंदी को सही करने के लिए सरकार के प्रयास असफल रह जाते हैं, पर तो उसे जो है अर्थव्यवस्था में जो दोहरी मंदी की जो स्थिति होती है वो देखने को मिलती है। एंड बैटल नेक जो है इन्फ्लेशन, इसको हम जो अवरोधात्मक मुद्रास्फीति भी कहते हैं। तो ये जो है यह जो स्थिति होती है खराब जो आधारभूत संरचना होती है देश में, उसके कारण जो है इससे बाजार में जो वस्तुओं और सेवाओं की जो आपूर्ति होती है वो कम होने लगती है। तो आधारभूत संरचना जब खराब होती है तो जो आपूर्ति होती है वस्तु और सेवाओं की मार्केट में कम हो जाती है, तो कम होने से कीमतें बढ़ जाती हैं। जब सामान कम हो जाएगा, आपूर्ति कम हो जाता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें में जो वृद्धि होती है तो उसे अवरोधात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। तो यह जो स्थिति होती है सप्लाई में कमी के कारण जो है कमी के जो है विभिन्न जो कारण होते हैं उसी को दिखाती है कि इन कारणों से जो है सप्लाई कम हुई और सप्लाई कम होने से जो है कीमतें बढ़ी और कीमतें बढ़ने से जो है अवरोधात्मक मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई। तो ये जो समस्या होती है इसे निपटने के लिए सरकार को जो अवरोध हैं, इन अवरोधों को कम करने पर जो ध्यान देना चाहिए। तो ये जो है अवरोधात्मक मुद्रास्फीति है, बैटलनेक इन्फ्लेशन। अब हम इन्फ्लेशन की गणना के बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन गणना कैसे होता है, मुद्रास्फीति को हम कैसे मापते हैं। तो ये जो है इसको जो है कीमत स्तर पर मापा जाता है मुद्रास्फीति को। इसके दो आधार है,
इसको एक जो है प्राइस इंडेक्स मेथड से मापा जाता है, दूसरा जो है जीडीपी डिफ्लेटर के द्वारा मापा जाता है। तो प्राइस इंडेक्स मेथड में जो है इसके 3 हैं, WPI, CPI एंड जो है PPI। तो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों के आधार पर जो है जो कीमत स्तर जो मूल्य प्राइस इंडेक्स जो मेथड है, मूल्य कीमत सूचकांक जो विधि है, इसके ज़रिए जो है मुद्रास्फीति को मापा जाता है देश में। तो जो प्राइस इंडेक्स जो मेथड है, इसमें इसमें जो है ये जो विधि होती है यह किसी निश्चित मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें होती हैं उसमें जो है उस कीमत में जो है औसत परिवर्तन को मापता है। मतलब है किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन को नहीं मापता है, किसी चुनिंदा वस्तुओं और वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतों में परिवर्तन को ये मापता है प्राइस इंडेक्स मेथड। मतलब किसी एक चीज़ को नहीं, बल्कि उसी के पूरा उसके जो है बास्केट होता है उसको पूरा मापता है। तो ये जो होता है प्राइस इंडेक्स जो मेथड है, इसमें जो है मुद्रास्फीति की जो गणना होती है, इस सूचकांक के जरिए जो है मुद्रास्फीति की गणना जो है निम्नलिखित मतलब इस तीन बिंदुओं का उपयोग करके जो इसमें मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। पहला वस्तुओं और सेवाओं की जो है सूची होती है पहले में। दूसरा जो होता है वस्तुओं और सेवाओं की जो है उसके लिए आवंटित भारांश होता है, आवंटित भारांश, उसके लिए कितना भारांश है, उसका कितना वेटेज है। एंड तीसरा जो होता है आधार वर्ष होता है। तो इन तीनों को लेकर जो है इन तीनों के जरिए जो है इन 3 बिंदुओं के जरिए मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो पहले सूची होती है, फिर उनके लिए भारांश होता है, फिर आधार वर्ष को लिया जाता है, फिर मापा जाता है जो है उसको करके कंपेरिजन करके। तो जो पहला है WPI, जिसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, इसको हम थोक मूल्य सूचकांक भी कहते हैं WPI को। तो ये जो थोक मूल्य सूचकांक है, यह जो सूचकांक है इसमें वस्तुओं के थोक मूल्यों में जो है औसत परिवर्तन को जो है देखता है, औसत परिवर्तन को दर्शाता है। लेकिन WPI की जो गणना होती है इसमें वस्तुएं ही शामिल होती हैं, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती WPI की गणना में। तो इसमें सिर्फ वस्तुएं शामिल होती हैं। और WPI के लिए आधार वर्ष जो है 2011-12 के लिए आधार वर्ष रखा गया है। एंड जो WPI है यह WPI की गणना में जो है कच्चे माल, तैयार उत्पाद हो गए और मध्यवर्ती जो वस्तुएं हो गई, उन सभी की कीमतों का जो है आकलन करता है। मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमतों का भी आकलन WPI करता है। तो इसका जो है उपयोग जो है जो WPI का जो उपयोग है चार्ज नहीं है, जो WPI की जो गणना है ये जो है इसका उपयोग जो है WPI की जो गणना होती है यह हर महीने की जाती है। इसकी गणना हर महीने इसकी गणना की जाती है और इसकी गणना जो आर्थिक सलाहकार के जो है कार्यालय द्वारा की जाती है। एंड जो आर्थिक सलाहकार जो कार्यालय है यह जो उद्योग संवर्धन एवं व्यापार विभाग का जो है हिस्सा होता है। तो इस उद्योग संवर्धन विभाग का जो हिस्सा होता है आर्थिक सलाहकार कार्यालय, जो WPI की जो हर महीने जो है इसकी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, गणना करता है, WPI की गणना करता है, WPI की जो मुद्रास्फीति की गणना करता है। तो WPI का जो उपयोग होता है इसका उपयोग जो है मुद्रास्फीति दर को जो मापने के लिए किया जाता है पहला। तो दूसरा जो होता है सरकारी जो नीतियों के निर्माण होता है, जब सरकार कोई नीति निर्माण करती है, कोई पर नीति को बनाने की कोशिश करती है, तो वो जो है ये WPI को मापती है, WPI को देखती है कि WPI की स्थिति क्या है। तो किसी भी आर्थिक जो नीति होती है, चाहे वो मौद्रिक नीति हो गई RBI के द्वारा, उसको बनाने के से पहले जो है WPI को देखा जाता है। तो ये जो WPI की जो गणना होती है किसी भी आर्थिक और मौद्रिक नीतियों को बनाने में जो है सरकार इसको जो एक जो है निर्देशक के रूप में देखती है। एंड उद्योग और जो व्यवसाय होता है उसके क्षेत्र में भी जो इसका उपयोग किया जाता है। तो इस आधार पर जो WPI है, WPI का उपयोग जो इन चीज़ों के लिए किया जाता है। WPI की जो बास्केट होता है इसमें वस्तुओं को जो है 3 श्रेणियों में रखा जाता है। पहला तो होता है प्राथमिक उत्पाद, दूसरा जो होता है ईंधन और प्राथमिक उत्पाद, दूसरा प्राथमिक उत्पाद में आ जाता है
अनाज, सब्जियां, मसाले, फल, ये सब जो है प्राथमिक उत्पाद हैं। दूसरा जो होता है विनिर्मित उत्पाद। विनिर्मित उत्पाद में आ जाएगा कपड़े, रसायन और औद्योगिक जो उत्पाद हो गए, ये विनिर्मित उत्पाद होते हैं। और इसके ईंधन, तीसरा जो है ईंधन और ऊर्जा। ईंधन और ऊर्जा में जो है इसमें पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब जो है ईंधन और ऊर्जा में आ जाएगा। तो इन तीन इसके WPI की बात से अपने तीन वस्तुएं शामिल होती हैं। एंड वर्तमान में हम जो है प्राथमिक उत्पाद जो है, प्राथमिक उत्पादों का भरांश की बात करें हम, तो प्राथमिक उत्पादों का जो भरांश है यह 22.62% है 2011-12 के हिसाब से। एंड विनिर्मित उत्पादों का जो है इसका भरांश सबसे अधिक है, विनिर्मित उत्पादों का 64.23% है। एंड ईंधन और ऊर्जा का जो है भरांश 13.15% है। तो ये जो है 2011-12 में जो है जब इसकी आधार प्रस्ताव किया गया था, तो उस वक्त इसका भरांश जो है तीनों का ऐसा था, सबसे अधिक जो विनिर्मित उत्पादों का था, फिर प्राथमिक उत्पाद का, सबसे कम जो ईंधन और ऊर्जा का था। तो ये जो विनिर्मित जो उत्पाद है एंड WPI जो है, WPI जो है इसकी एक नई श्रृंखला के अंतर्गत जो कीमतों की गणना करते समय अप्रत्यक्ष करों को जो शामिल नहीं किया गया है, ताकि वे जो PPI के समरूप बन सकें। तो इसमें जो है अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता WPI में। एंड इसकी हम वर्तमान स्थिति भारत में बात करें तो जो वर्तमान स्थिति है, तो दिसंबर 2023 में जो WPI है, WPI 0.73% तक बढ़ गया है दिसंबर 2023 में, जो कि नवंबर 2023 में जो है ये नवंबर 2023 में ये था लगभग 0.26% था। तो ये जो है इस WPI का मान जो है बढ़ा है। और WPI बढ़ने का कारण ये है कि WPI बढ़ने का कारण खाद्य वस्तुओं में जो है खाद्य वस्तुओं के महंगाई के कारण WPI की बढ़ी है। तो खाद्य वस्तुओं में महंगाई बढ़ा है। खाद्य वस्तुओं में महंगाई लगभग 5.4% जो है दिसंबर में 5.4% थी। और खाद्य वस्तुओं में सबसे अधिक जो महंगाई था वो सब्जियों की वजह से था। सब्जियों की कीमतों में प्रमुख जो खाद्य वस्तुओं प्रमुख जो है सब्जियों की कीमतों में जो वृद्धि के कारण था। सब्जियों की कीमतें जो 26.3% तक पहुंच गई थी। एंड ये जो था तीसरा जो था ईंधन जो है ईंधन और ऊर्जा और कीमत में गिरावट देखी गई है। ईंधन ऊर्जा की कीमतों में गिरावट देखी गई है। ये जो है नवंबर में -4.6% था और दिसंबर में आकर जो है -2.4% तक पहुंच गया। तो इस प्रकार जो सबसे अधिक जो है खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण जो WPI की जो दर है वो बढ़ा है। तो एंड खनिज तेल और बिजली जो है इसमें जो है कमी देखी गई है, इसकी मांग में कमी देखी गई है। तो इसकी महंगाई में कमी, कीमतों में कमी देखी गई है। तो इस प्रकार जो है वर्तमान में जो भारत की वर्तमान में जो WPI की ये स्थिति है। एंड जो विनिर्मित उत्पाद हैं, विनिर्मित उत्पादों की कीमतें घटी हैं, क्योंकि जो है घटी हैं, जो -0.7% दिसंबर में देखी गई है। जो मांग में जो है कमी के कारण जो है ऐसा हुआ है। तो मांग में कमी इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों की आय कम हो गए हैं। तो हमने WPI की वर्तमान स्थिति के बारे में देखा। एंड अभी वर्तमान में दिसंबर और नवंबर में जो है तो ये जो है हर महीने इसकी गणना की जाती है। एंड जो है सबसे ज़्यादा महंगी सब्जियों की कीमतें देखने को मिलती हैं हमें। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे CPI। नेक्स्ट पढ़ेंगे CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको हम जो है खुदरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या फिर खुदरा मूल्य सूचकांक भी कहते हैं। तो इसके लिए आधार वर्ष जो है 2012 ही है। एंड इस मुद्रास्फीति की गणना के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है CPI को। तो CPI जो है इसके अंतर्गत जो है जो उपभोक्ताओं का जो मूल्य होता है, उपभोक्ता मूल्य में जो है औसत परिवर्तन की गणना की जाती है उपभोक्ताओं के मूल्य में। एंड जो है गणना की जाती है। और ये जो गणना होती है वस्तुओं एवं सेवाएं दोनों के आधार पर जो है CPI की गणना की जाती है। एंड CPI के अंतर्गत जो वस्तुओं और सेवाओं की जो संख्या होती है, वो वस्तु और सेवाओं की जो संख्या होती है, क्या संख्या होगी, इसको निर्धारित करने के लिए उपभोक्ता के व्यवहार के आधार पर जो है इसको बनाया जाता है। उपभोक्ताओं का व्यवहार क्या है, वो कैसा है, वो किस वस्तुओं को ज़्यादा मांग रहा है, मतलब उपभोक्ता किस वस्तु की डिमांड ज़्यादा कर रहा है, तो उस आधार पर जो है इसकी जो संख्या होती है निर्धारित की जाती है। एंड इसके जो लिए पहले जो है CPI की जो गणना थी वो 3 आधारों पर की जाती थी। 3 आधारों पर CPI की गणना की थी। पहला जो था CPI जो है AL था, एग्रीकल्चर जो है लेबर था।
कृषि मजदूर, दूसरा जो है सीपीआई जो है ग्रामीण मजदूर था और तीसरा जो है सीपीआई औद्योगिक श्रमिक था। तो इस 3 आधारों पर जो पहले सीपीआई की गणना की जाती थी और ये जो गणना था श्रम कार्यालय यानी श्रम ब्यूरो के द्वारा ये गणना की जाती थी। तीनों की गणना की जाती थी श्रम ब्यूरो के द्वारा। एंड सीपीआई जो औद्योगिक श्रमिक है, यह एक जो औसत कामकाजी मजदूर के जो है जो परिवार है, जो एक मजदूर है वो काम करता है, उसके परिवार द्वारा जो वस्तु उपभोग की जाती है, कोई चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं का जो उपभोग किया जाता है, उसके खुदरा मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसको दर्शाया जाता है इसमें। और इसका मापन जो होता है श्रम कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर जो किया जाता है और इसका आधार पर जो 2016 है। एंड इस इंडेक्स का प्रयोग जो है कर्मचारियों को जो है दिए जाने वाले जो महंगाई भत्ते होते हैं और उसके निर्धारण में भी किया जाता है कि कर्मचारियों को किस आधार पर जो उनको भत्ते दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने परिवार के खर्च को उपभोग व्यय को जो है अच्छे ढंग से कर सकें। तो इसलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इसकी बात करें सीपीआई की, तो वर्तमान में इसकी जो गणना की विधि है वो बदल गई है। सीपीआई की जो गणना होती है अब कंबाइंड आधार पर, संयुक्त आधार पर जो इसकी गणना की जाती है। तो सीपीआई की जो है यह एक नई श्रृंखला है सीपीआई संयुक्त, और इसके माध्यम से जो अखिल भारतीय स्तर पर जो है जो उपभोग मूल्य होते हैं उनमें जो है औसत परिवर्तन की गणना की जाती है, उपभोग वस्तुओं में औसत परिवर्तन की गणना की जाती है। तो इसमें जो है ये जो सीपीआई है इसमें सीपीआई ग्रामीण और सीपीआई शहरी दोनों शामिल होते हैं सीपीआई कंबाइंड में। तो सीपीआई की जो नई श्रृंखला है इसमें जो इसके लिए आधार वर्ष जो 2012 है। एंड इसमें वस्तुओं और सेवाओं को जो है 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहले तो ये बता दूं आधार वर्ष वो होता है आधार वर्ष वो होता है मतलब कोई एक वर्ष तय कर दिया जाता है, मतलब उस वर्ष में क्या स्थिति थी उस वर्ष को लिया जाता है और आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष जो है कंपैरिजन किया जाता है कि उस वर्ष और इस वर्ष के को मिलाएं तो क्या स्थिति रही है। तो ये किया जाता है। एंड इसमें वस्तुओं और सेवाओं को जो है 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है सीपीआई में। पहला है खाद्य और पेय पदार्थ। दूसरा जो है पान तंबाकू या मादक पदार्थ है। कपड़े और जूते हैं। चौथा है ईंधन और प्रकाश है। पांचवा है आवास है। छठा है विविध है, मतलब इसमें विविध में मतलब सेवाएं शामिल होती हैं। तो वर्तमान में इनके हम स्थिति की बात करें तो खाद्य एवं पेय पदार्थों का भारांश जो है 45.86% है। पान तंबाकू में मादक पदार्थों का जो 2.38% है। कपड़े एवं जूते जो 6.5% है। ईंधन और प्रकाश जो 6.84% है। आवास जो है 10.07% है और विविध में जो है 28.32% है। तो सबसे अधिक जो भारांश है वह खाद्य और पेय पदार्थों का ही है सीपीआई में। तो सीपीआई संयुक्त में जो है सीपीआई ग्रामीण और सीपीआई शहरी दोनों को शामिल किया जाता है। तो सीपीआई संयुक्त की जो गणना होती है वो मासिक आधार पर जो है एनएसओ के द्वारा की जाती है। तो इसकी गणना जो है मासिक आधार पर जो है एनएसओ के द्वारा की जाती है। एंड एनएसओ जो है एक कार्यालय है, संगठन है, संस्थान है जो कि सीपीआई की गणना करता है। एंड सीपीआई जो है सीपीआई की हम 2024 में इसकी स्थिति देखें वर्तमान समय में, तो 2024 में वर्तमान में सीपीआई में जो है 196.8 अंक तक जो है इसमें वृद्धि देखी गई है, जो कि 2023 की तुलना में जो काफ़ी अधिक है। एंड सीपीआई की वर्तमान स्थिति में जो है इसमें खाद्य वस्तुएं जैसे कि अनाज, सब्जियां और दाल जो हैं, ये जो खाद्य वस्तुएं हैं अनाज, सब्जी, दाल, तेल, इनकी कीमतों में जो है तेज वृद्धि देखी गई है। और ये तेज वृद्धि किस लिए हुई है? तेज वृद्धि सब्जियों में जो सब्जियों की जो कीमतें हैं उसमें वृद्धि के कारण हुई। सब्जियों में जो है मुद्रास्फीति दर में वृद्धि के कारण हुई। तो सब्जियों में वर्तमान मुद्रास्फीति दर जो है वो लगभग 27% तक है और दाल एवं मसालों में जो है ये स्थिति जो है 20% और 16% तक है लगभग। तो इस प्रकार जो है खाद्य वस्तुओं के जो है कीमतों में जो है वृद्धि देखी गई है और वो कीमत सब्जियों, दाल और मसालों में जो है कि मुद्रास्फीति में जो है दर में वृद्धि के कारण देखी गई है। तो ये जो है सीपीआई की वर्तमान स्थिति है। और इसमें हम कपड़े और आवास की मुद्रास्फीति दर की बात करें तो कपड़े और आवास की मुद्रास्फीति दर जो स्थिर रही है। एंड ईंधन और प्रकाश की मुद्रास्फीति दर में जो है कमी देखने को मिली है। इसके कीमतों में जो है कमी देखने को मिली है हमें। तो सबसे अधिक जो भारांश है सीपीआई में वो खाद्य एवं पेय पदार्थों का ही है। एंड
एंड नेक्स्ट है हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति, तो हेडलाइन जो मुद्रास्फीति है, ये जो मुद्रास्फीति सॉरी हेडलाइन, हाँ हेडलाइन मुद्रास्फीति, तो ये जो मुद्रास्फीति दर होती है इसकी गणना करते समय जो है इंडेक्स के जो पूरे बास्केट होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है एंड उसे ही हम जो हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब इसमें जो है सभी बास्केट का प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं, CPI, WPI, PPI, इन सभी का जो है, और सभी बास्केट जो होते हैं खाद्य पेय पदार्थ, आवास, जो कपड़े जूते सब जो है सब बास्केट का इसमें प्रयोग किया जाता है, कोई बास्केट छोड़ा नहीं जाता है। एंड खाद्य और ईंधन भी इसमें शामिल होते हैं। तो वर्तमान में जो दिसंबर में खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति देखें हम 2024 में दिसंबर में, तो इसकी जो स्थिति 4.9% रही है, 4.9%। एंड खाद्य जो वस्तुएं हैं, खाद्य वस्तुओं की कीमत में जो है यह खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण जो है इतना जो है हेडलाइन मुद्रास्फीति देखने को मिला है हमें 4.9% तक का। तो ये जो है हेडलाइन जो मुद्रास्फीति है इसमें जो है वस्तुओं के सभी जो है टोकरियों का प्रयोग किया जाता है, तब सभी जो है सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे हम मुद्रास्फीति की बात करें तो जो है मैंने बताया था कि मौद्रिक नीतियों की चैप्टर में कि सरकार और RBI मिलकर जो है हर 6 साल पर जो एक मुद्रास्फीति दर तय करते हैं कि इस मुद्रास्फीति दर पर जो है से जो है मुद्रास्फीति आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे 2026 तक जो है तय कर लिया गया है, हर 5 वर्ष के लिए जो है 2026 तक के लिए जो है 4% मुद्रास्फीति दर का जो है लक्ष्य रखा गया है, टारगेट रखा गया है कि 4% से अधिक मुद्रास्फीति नहीं होनी चाहिए। तो ये जो स्थिति है 4.9% की, ये जो है जो खाद्य वस्तुओं की कीमतें हैं उसमें वृद्धि के कारण देखने को मिली है हमें। नेक्स्ट है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जो है यदि हेडलाइन जो इन्फ्लेशन है, हेडलाइन मुद्रास्फीति में से जो है हम अगर खाद्य वस्तुओं की कीमतों और ईंधन की जो है प्रभाव को जो है कम कर देते हैं, हटा देते हैं, तो खाद्य और ईंधन की कीमतों को कम कर देते हैं, जो कि मतलब बहुत अस्थिरता देखने को मिलती है ईंधन और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में। तो इसको हटा देने पर जो है हमें जो कोर मुद्रास्फीति प्राप्त होता है। तो दिसंबर में जो है कोर मुद्रास्फीति की बात करें दिसंबर 2024 में, तो यह जो है लगभग जो है 5.1% तक है। एंड एक है रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन जो है इस कोर इन्फ्लेशन में की गणना करते समय जो है यदि विविध में से वाहनों के लिए जो है यदि पेट्रोल डीजल को जो है हटाकर मुद्रास्फीति दर की गणना की जाती है तो उसको जो है हम रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जो अब हम जो है PPI पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की बात करें हम तो इसको उत्पादक परिवर्तन, कीमत परिवर्तन भी परिवर्तन इसका हिंदी नाम है। तो ये जो है यह सूचकांक जो है वस्तुओं और सेवाओं के जो है उत्पादन की जो कीमतें होती हैं, उत्पादक की जो कीमत होती है उसमें जो है औसत परिवर्तन को दर्शाता है। तो उत्पादन करने की जो कीमत होती है उसको मापता है और यह जो उत्पादक के दृष्टिकोण के जो मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो ये जो सूचकांक होता है उत्पाद की जो मूल कीमतें जो होती हैं, जो उत्पादन करने में कीमतें लगती हैं उसका प्रयोग किया जाता है और मूल कीमतों के अंतर्गत जो है टैक्स, परिवहन लागत आदि को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें जो है टैक्स और परिवहन लागत को शामिल नहीं किया जाता है PPI में जब इसकी गणना की जाती है। तो ये जो है उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण में जो है ये हर चरण में जो है कीमतें को मापता है, जबकि WPI जो है केवल थोक बाजार की जो है कीमतों को मापता है एंड जबकि WPI जो है हर चरण में कीमतों के थोक मूल्य को मापता है। तो PPI से संबंधित जो है BN गोलदार समिति ने PPI के गठन की जो है सिफारिश की थी एंड जो है अभी तक इसका गठन नहीं किया गया है। एंड जो है इसमें जो है कच्चा माल, मध्यवर्ती वस्तुएं, तैयार उत्पाद, इन सभी के जो है कीमतों में जो है कीमत मूल्यों में जो है मूल्यों की गणना की जाती है। एंड नेक्स्ट है NHB रेजिडेक्स।
तो ये जो है एक इंडेक्स है जिसको NHB मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक इसका हिंदी नाम है। तो राष्ट्रीय आवास बैंक जो है यह भारत का जो पहला आधिकारिक आवास मूल सूचकांक है, जो कि पहला आवास पर सूचकांक है रेजिडेक्स। इसकी शुरुआत जो 2007 में जो है नेशनल हाउस बैंक ने, राष्ट्रीय आवास बैंक ने जो इसकी शुरुआत 2007 में की थी। और इस इंडेक्स को जो है हर 3 महीने के आधार पर जो है भारत के जो है विभिन्न शहरों में जो है उसके आवास की कीमतों में जो परिवर्तन की जानकारी देता है कि हर 3 महीने में जो है इसमें जो है इसका आधार वर्ष, इसके लिए आधार वर्ष वर्तमान समय में 2017-18 है। और इसकी बास्केट में जो है लगभग 50 जो है चुनिंदा शहरों को शामिल किया गया है। और इन 50 शहरों के लिए जो हर 3 महीने पर जो है आवास की कीमतों में परिवर्तन से संबंधित जो है इंडेक्स रिपोर्ट लाया जाता है। तो इसमें जो आवासीय संपत्ति के जो है मूल्यों में परिवर्तन की गणना की जाती है। एंड ये इसलिए, और ये जो है इसमें नई संपत्ति जो होती है और पुनर्निर्मित जो संपत्ति होती है उन सभी को शामिल किया जाता है। तो ये जो NHB रेजिडेक्स ये सूचकांक है, इस सूचकांक के जरिए जो बहुत हमें जो है बहुत सहायता मिलती है। इससे जो लोग जो व्यक्ति आवास आवास खरीदना चाहता है उसको इसके जरिए जो है उसके मूल्यों में परिवर्तन को समझने में सहायता मिलती है। इससे जो है सरकार को भी सहायता मिलती है एंड नीतियों को लाने में, एंड मुद्रास्फीति गणना में तो इसका उपयोग किया ही जाता है। तो ये जो है वर्तमान समय में इसकी बात करें तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु ये जो शहर हैं इसमें जो मेट्रो की सुविधाएं हैं। तो ये जो मेट्रो की सुविधाएं वाले जो शहर हैं, इन शहरों के आवासीय संपत्ति का जो मूल्य है उसमें जो है कमी देखी गई है। जबकि जो छोटे शहर हैं उनमें जो है आवासीय मूल्यों में जो उनमें वृद्धि देखी गई है, अधिक वृद्धि देखी गई है। तो इससे पता चलता है, इससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि जो क्षेत्रीय विकास हो रहा है। क्योंकि जो बड़े शहर हैं वो तो बड़े शहरों में नहीं देखा जा रहा बल्कि छोटे शहरों में देखा जा रहा है। तो ये जो है एक स्थिति है। एंड मुद्रास्फीति का जो है, अब हम प्रभाव की बात करें तो मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है ये जो है, पहला तो इसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है। उपभोक्ता तो आप जानते ही होंगे, उपभोक्ता मतलब जैसे हम उपभोक्ता हैं, हम कोई सामान जा रहे हैं खरीदने तो हम उपभोक्ता हो गए, और जो सामान बनाता है उत्पादक हो गए। किसान उत्पादक है, हम उपभोक्ता हैं, सही है। तो जो उपभोक्ता हैं उनको लाभ होता है मुद्रास्फीति से। कैसे लाभ होता है? तो उनके जो क्रय शक्ति जो होता है उनमें कमी के कारण जो उपभोक्ताओं को हानि होती है। तो उपभोक्ताओं को जो है इसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है, क्योंकि जो है उनका जो क्रय शक्ति होता है, जब उनके जो पैसे होते हैं, उनके पास जो आय होती है उनकी कम हो जाती है तो उनको जो है हानि होती है। क्योंकि जब आय कम हो जाती है तो उनको जो है किसी चीज़ को महंगाई हो जाती है, तो किसी चीज़ को खरीदने के लिए उनको अधिक पैसे चाहिए होते हैं, जो कि उनके पास आय की वजह से नहीं होता है। तो इस वजह से उपभोक्ताओं को इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो उत्पादक पर प्रभाव पड़ता है, उत्पादक जो सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति जो है उत्पादक को लाभ पहुंचाती है। तो जो नियंत्रित मुद्रास्फीति होती है वो उत्पादक को लाभ पहुंचाती है, लेकिन जब मुद्रास्फीति पीक पर चली जाती है तो वो भी उत्पादक को हानि पहुंचाने लगती है। तो ये है, इसका उत्पादक पर प्रभाव पड़ता है। इसका रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। रोजगार पर कैसे पड़ता है? तो उत्पादक के जो लाभ होते हैं, उत्पादक के लाभ में जो वृद्धि से जो रोजगार होता है, रोजगार के अवसर भी जो है बढ़ सकते हैं। तो इससे जो है उत्पादकों के लाभ में अगर वृद्धि होती है, क्योंकि इससे उत्पादक जो होते हैं उनके लाभ में वृद्धि होती है। क्योंकि जब कीमतें बढ़ती हैं तो उनको जो है उनको कम चीज़ों में भी, मतलब अगर 2 टमाटर भी वो बेचते हैं उस स्थिति में, तो उनको 2 टमाटर पर जो उनको 100 रुपये मिल सकते हैं। तो इस वजह से जो उत्पादक होते हैं उनको लाभ होता है, जो उत्पादन करते हैं चीज़ों का, जबकि उपभोक्ता होते हैं उनको हानि होती है। तो उत्पादकों को लाभ होता है, इससे जो है रोजगार के अवसर भी जो है बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब उत्पादकों को लाभ होता है तो लोग जो है अधिक से अधिक किसी चीज़ का उत्पादन करने की कोशिश करेंगे और उसको बेचने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है किसान पर इसका प्रभाव पड़ता है, किसानों पर। तो किसान जो है कृषि वस्तुओं का जो उत्पादक होता है, कृषि वस्तुओं का उत्पादन करता है, तथा मुद्रास्फीति के कारण जो है उत्पादक को जो है लाभ होता है। तो जो मुद्रास्फीति होती है तो उत्पादक करने वालों को जो लाभ होता है, तो इससे जो है कृषकों को भी लाभ होता है मुद्रास्फीति की स्थिति में। क्योंकि जब मुद्रास्फीति होती है तो अगर वो 1 टमाटर भी किसी को बेचते हैं तो उसका जो उनको 50 रुपये मिल सकता है। तो इस वजह से जो है लेकिन अगर वही
मुद्रास्फीति की स्थिति नहीं रहेगी तो एक टमाटर पर उनको 5 रुपये या फिर 10 रुपये ऐसे मिलेंगे। तो जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उपभोक्ता को तो हानि होती है, लेकिन उत्पादकों को लाभ होता है। एंड इसका प्रभाव जो है निश्चित आय वाले जो व्यक्ति होते हैं उन पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? तो वेतन में जो है वृद्धि ना होने के कारण जो है उनके जो क्रय शक्ति होती है उसमें कमी आ जाती है। तो क्रय शक्ति में कमी आने की वजह से जो है उनका जो है वो जो है बच बचा के चलने लगते हैं, डिमांड कम करने लगते हैं, किसी वस्तु चीज़ को जो है मतलब वहन नहीं कर पाते हैं महंगाई को, किसी चीज़ को खरीद नहीं। जैसे टमाटर की महंगाई या प्याज की महंगाई बढ़ जाती है तो वो उसको खाना ही छोड़ देंगे। तो इस वजह से जो है इससे निश्चित आय वाले जो व्यक्ति होते हैं, मतलब निश्चित आय वाले व्यक्ति मतलब मान लो उनको हर महीने 5,000 ही मिलेंगे, मतलब निश्चित है कि उनको 5,000 ही मिलेंगे, चाहे वो कोई भी स्थिति हो। तो मतलब 5,000 ही मिल रहे हैं निश्चित आय वाले व्यक्ति। तो जब मुद्रास्फीति जब बढ़ जाएगी तो उसी 5,000 में जब वो वह नहीं कर पाएगा, मतलब जीवन में यापन नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से जो है इस पर प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव जो परिवर्ती आय वाले जो व्यक्ति होते हैं उन पर भी पड़ता है। जैसे कि वेतन में जो है वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति के जो है मुद्रास्फीति में ध्यान रखकर जो है की जाती है। एंड परिणामस्वरूप इस वर्ग को जो लाभ होता है। तो जो परिवर्तित आय वाले व्यक्ति होते हैं जिनकी आय में वृद्धि होती रहती है तो इनको लाभ होता है। एंड इसका प्रभाव जो है हमारे आयात पर, मुद्रास्फीति का प्रभाव हमारे आयात पर पड़ता है। आयात पर कैसे पड़ता है? तो हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है, घरेलू अर्थव्यवस्था में जो उच्च उत्पादन लागत होती है, जो उत्पादन करने की जो गतिविधियाँ होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो जब मुद्रास्फीति की स्थिति आती है तो उत्पादन करने के जो सामान होते हैं या फिर श्रमिक ही हो जाते हैं तो वो मतलब महंगे हो जाते हैं। तो इससे जो है महंगे हो जाते हैं, परिणामस्वरूप जो आयात होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो उत्पादन करना जो महंगा हो जाता है, मुद्रास्फीति की स्थिति में जो उत्पादन करना महंगा हो जाता है तो उत्पादन कम होता है तो देश को जो है, सरकार को दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है उस सामान को, क्योंकि देश में तो उत्पादन करना बहुत महंगा है। इससे अच्छा सरकार जो है उस चीज़ को खरीदना ही अच्छा प्रेफर करती है, मतलब प्रेफर करती है प्राथमिकता। इससे जो आयात हमारा प्रभावित होता है, आयात बिल में वृद्धि हो जाती है हमारी। दूसरा जो है निर्यात पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति के कारण जो उत्पादन लागत होती है वो बढ़ जाती है। उत्पादन करने की जो लागत होती है, श्रमिकों को जो है अधिक पैसे देने पड़ते हैं श्रम करने पर। उत्पादन करने में उत्पादन तो श्रमिकों के द्वारा ही किया जाता है या फिर कृषक के द्वारा किया जाता है। तो इससे जो है उनके जो लागत होता है वो वृद्धि हो जाती है। इससे जो है हमारा जो निर्यात होता है वो भी हतोत्साहित हो जाता है, क्योंकि जो जब हम उत्पादन लागत जो बढ़ जाती है तो मान लो हाँ, हमारे देश से जो दालें होती हैं, जो कृषि वस्तुएं होती हैं वो आयात होती हैं, मतलब निर्यात किया जाता है। भारत जो है, जैसे फार्मा, मैंने बताया था कि आईटी और फार्मा का जो है निर्यात बढ़ गया है। तो आईटी और फार्मा का जब निर्यात बढ़ गया है तो अगर जब मुद्रास्फीति की स्थिति आएगी तो इनके जो है उत्पादन लागत बढ़ जाएंगे, उत्पादन महंगा हो जाएगा उत्पादन करना, तो इनके उत्पादन में कमी आ जाएगी। तो इस वजह से जो है हम निर्यात भी नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों का, तो हमें लाभ ही नहीं होगा। तो हमारा निर्यात भी प्रभावित होता है मुद्रास्फीति से स्थिति में। एंड इसे जो ऋणी व्यक्ति जो होते हैं, जो ऋण लेते हैं, ऋणी व्यक्तियों को जो है इसका जो लाभ पहुंचता है, क्योंकि जो है दीर्घकालिक जो अवस्था होती है ऋणी व्यक्तियों में, जैसे मैं किसी से ऋण लेती हूँ, कैसे बताऊँगी, मान लो मैं किसी से 10 रुपये ऋण ले ली। एंड मुद्रास्फीति की स्थिति में जब मैं किसी से ऋण ले ली 10 रुपये, दूसरा जो है इसका जो ऋणदाता है, ऋणदाता को इसकी हानि होती है, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण जो ऋणदाता के द्वारा जो दिए गए ऋण होते हैं उसका मूल्य जो है आगे चलकर जो है घट भी सकता है। तो इस वजह से उसको हानि पहुंचती है। तो इससे जो है जो ऋणी होता है, ऋण लेने वाला व्यक्ति होता है, उसको लाभ होता है मुद्रास्फीति में, और ऋण देने वाला व्यक्ति को हानि होती है। तो ये जो मुद्रास्फीति का प्रभाव है, मुद्रास्फीति के उपाय और समाधान को भी हम देख लेते हैं। तो मुद्रास्फीति में हम उपाय की बात करें तो इसमें जो है इसका जो है 2 तरह से उपाय किया जा सकता है। एक तो मांग में जो है कमी करके और आपूर्ति में वृद्धि करके। तो जब हम मांग में कमी कर देंगे तो हमारी मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर लेंगे, और आपूर्ति में वृद्धि करके भी हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो मुद्रास्फीति कैसे बढ़ती है? मुद्रास्फीति ऐसे ही बढ़ती है कि जब डिमांड के हिसाब से जो है लोगों को आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो इस वजह से मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो इस वजह से जो है, जैसे कि
मांग में नियंत्रण कैसे किया जाएगा? मांग में नियंत्रण तरलता को कम करके किया जाएगा। तरलता मतलब पैसे को कम करके किया जाएगा, क्योंकि जब लोगों के पास जब मार्केट में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है, लोगों के पास अधिक आय आ जाता है, तभी लोगों का मांग बढ़ जाता है। एंड तो तरलता में कमी कैसे होगी? तो इसके लिए जो है दो तरह से, दो माध्यमों से इसका कमी की जा सकती है तरलता में। एक तो मौद्रिक नीति के द्वारा, एक राजकोषीय नीति के द्वारा। तो मौद्रिक नीति के द्वारा जो है, मैंने मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ाया गया कि मौद्रिक नीति दो प्रकार के होते हैं। एक कठोर मौद्रिक नीति होता है, एक सस्ती मौद्रिक नीति, यानी कि संकुचित मौद्रिक नीति होता है। तो कठोर मौद्रिक नीति में मैंने बताया था कि कठोर मौद्रिक नीति में आरबीआई के द्वारा जो ब्याज दरें होती हैं उसको बढ़ा दी जाती हैं, जबकि संकुचित मौद्रिक नीति में जो ब्याज दरें कम कर दी जाती हैं। तो तरलता को कम करने के लिए जो है कमी करने के लिए आरबीआई के द्वारा कठोर मौद्रिक नीति अपनाई जाती है और ब्याज दर में वृद्धि कर दी जाती है। तो ये किया जाता है। एंड एक राजकोषीय नीति में ये कि जैसे सरकार जो है सरकारी व्यय को कम कर देता है। सरकारी व्यय मतलब सरकार जो है जो नई नई परियोजनाएं लाती है, जैसे कि सब्सिडी हो गया, जैसे किसानों को सहायता हो गया, किसी ऐसी योजना ला दी किसानों को ऐसे मुफ्त में 2,000 रुपये हर महीने दो, चाहे ऐसे कुछ ही परियोजनाएं जो लाती है उसमें उसको हम सरकारी व्यय कहते हैं। तो सरकारी व्यय में जो है कमी कर दी जाती है। सरकारी व्यय में कमी करने पर जो है राजकोषीय घाटे पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है। तो राजकोषीय नीति अपनाई जाती है। इसमें सब्सिडी को कम कर दिया जाता है एंड जो रक्षा व्यय होता है वो घटा दिया जाता है। तो सार्वजनिक व्यय में कमी करके जो है तरलता में कमी की जाती है। एंड इससे जो है लोगों का जो कर संग्रह होता है एंड कर जो संग्रह होता है, कर इकट्ठा करने के में भी वृद्धि करके जो है कर वसूलने की जो दर है उसमें वृद्धि करके भी जो है राजकोषीय नीति कर में वृद्धि करके भी जो है तरलता को कम किया जा सकता है। इससे जो एफडीआई है, प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है, उसमें कमी आ सकती है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों के डिमांड को कम करके जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। एंड एक है आपूर्ति में वृद्धि करके। आपूर्ति में वृद्धि कैसे होगी? आपूर्ति में वृद्धि दो माध्यमों से, एक तो राजकोषीय उपाय होगा, एक प्रशासनिक उपाय के जरिए। राजकोषीय उपाय में जो है जो सरकार के द्वारा जो एमएसपी को बढ़ा देने पर जो है मार्जिनल प्राइस जो इंडेक्स है, एमएसपी को बढ़ाकर जो है सरकार जो है इसको आपूर्ति को बढ़ा सकती है। एंड आयात में वृद्धि करके, निर्यात में कमी करके और आयात में वृद्धि करके जो है आपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। एंड एपीएमसी जो अधिनियम है, एपीएमसी अधिनियम में जो सुधार करके किया जा सकता है। एंड एपीएमसी एंड जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें वृद्धि करके, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करके जो है आपूर्ति जो है वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। तो खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करके, सुधार करके एपीएमसी अधिनियम में। एंड प्रशासनिक उपाय की बात करें तो प्रशासनिक उपाय में जो जमाखोरी है, जमाखोरी को कम करके किया जा सकता है। जमाखोरी एंड ओपन मार्केट सेल जो स्कीम है, इसके माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का जो है विक्रय करके किया जा सकता है और आपूर्ति संबंधी जो अवरोध है उसको समाप्त करके किया जा सकता है। आपूर्ति संबंधी अवरोध मतलब जो हम दूसरे देशों से जो आयात किया जाता है उस पर जो है सरकार के द्वारा जो है टैक्स लिया जाता है, तो उस टैक्स को कम करके किया जा सकता है। वो एक आयात में अवरोध के रूप में देखा जाता है टैक्स को। एंड तो इस प्रकार जो है तो हम इन आधारों पर जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं इन उपायों को अपनाकर। एंड इसके लिए हम सरकारी प्रयास की बात करें तो सरकार जो है सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर सकती है? तो सरकार इसके लिए दाल और ब्याज के बफर स्टॉक में वृद्धि करती है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। एंड दालों के जो एमएसपी है उसमें वृद्धि करके ऑपरेशन ग्रीन का जो है विस्तार करके किया जा सकता है।
एंड इसे जो है जल्दी नष्ट होने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति को जो बढ़ाने के लिए एपीएमसी अधिनियम में सुधार करके किया जा सकता है। सोयाबीन को जो है आवश्यक वस्तुओं की सूची में जो है शामिल करके किया जा सकता है। तो इन आधारों पर जो है सरकारी प्रयासों के जरिए जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। एंड हम आधार प्रभाव की बात करें तो मुद्रास्फीति की गणना करते समय जो है वर्तमान वर्ष की जो है सूचकांक की को पिछले वर्ष के जब सूचकांक से तुलना की जाती है तो यह जो है जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसकी मुद्रास्फीति दर में जो है कितनी वृद्धि दर हुई है, इसे आधार प्रभाव कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि WPI के लिए और CPI के लिए आधार वर्ष 2011-12 है, CPI के लिए 2012 है और WPI के लिए 2011-12 है। तो वो जो है आधार वर्ष है और वर्तमान जो वर्ष 2024 है उसके इन दोनों वर्षों की तुलना करके जो मुद्रास्फीति दर की जो गणना की जाएगी उससे जो निष्कर्ष निकलेगा उसी को हम आधार प्रभाव कहते हैं। तो आधार प्रभाव ये है क्या। तो अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इनकम, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय, तो जो राष्ट्रीय आय है यह एक जो है वर्ष होता है, लेखा वर्ष होता है। इस वर्ष के दौरान, अवधि के दौरान देश में जो सामान्य रूप से जो निवासी होते हैं, जो उसमें निवास करते हैं और सामान्य रूप से निवासियों द्वारा और निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का जो है कुल योग होता है। एंड और यह एक जो है वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, मतलब अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो है कुल मौद्रिक मूल्य होता है। एंड भारत में राष्ट्रीय आय का जो मापन होता है NSO द्वारा किया जाता है। एंड मैंने बताया था कि NSO भी CPI का मापन करता है, CPI की गणना करता है। एंड राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है इसमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं लिया जाता है, क्योंकि जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल करने से जो गणना में जो दोहराव की जो समस्या होती है वो देखने को मिलती है, दोहराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अंतिम वस्तुओं को जो शामिल करने का एक अन्य उद्देश्य यह भी है कि अंतिम वस्तुओं को शामिल करने का उद्देश्य यह भी है कि किसी अर्थव्यवस्था की जो है अर्थव्यवस्था का आकलन में जो है उसमें उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की जो उत्पादन क्षमता पर जो है कोई उनमें व्यवधान न उत्पन्न हो जाए। तो अंतिम वस्तु क्या होते हैं? तो अंतिम वस्तु मतलब जैसे कि किसान ने गेहूँ उपजाया, फिर उस गेहूँ को मिल में दिया, मतलब मशीन में ले गया, मशीन में उसको आटा के रूप में कन्वर्ट किया, तो आटा भी मध्यवर्ती वस्तु है। एंड अब वो ब्रेड बन जाता है। ब्रेड जो है अंतिम वस्तु होता है, जो कि ब्रेड जो उपभोक्ताओं तक जाता है, उपभोक्ताओं की तरह उसका उपभोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो है आटा जो है मध्यवर्ती वस्तु के रूप में है। तो आटा का जो मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य होता है, वो राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं लिया जाता है, सिर्फ जो है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही लिया जाता है। अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं। तो जो वस्तुएं हैं, वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक मध्यवर्ती वस्तु, एक अंतिम वस्तुएं होती हैं। अंतिम वस्तुएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक उपभोग वस्तुएं होती हैं, एक पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। पूंजीगत वस्तु में जैसे कि पूंजीगत वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन को बढ़ाने में उपयोग की जाती हैं, उसी को हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। अब पूंजीगत वस्तु जैसे कि जो मशीन हो गया, जो मशीन होते हैं, मशीन और पूंजीगत वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती हैं, हमारी जो मदद करती हैं। और जो है जैसे कि हल हो गया, हल पूंजीगत वस्तु हो गया, हल एक पूंजीगत वस्तु है जो उत्पादन करने में मदद करती है। ट्रैक्टर हो गया, ये सब जो है पूंजीगत वस्तुएं हैं। एंड जो उपभोग वस्तुओं की बात करें तो उपभोग वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक जो है सामान्य उपभोग वस्तुएं होती हैं, एक जो टिकाऊ उपभोग वस्तुएं होती हैं। तो उपभोग वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक जो तुरंत उनको खाकर ख़त्म कर दिया जाता है, एक जो अधिक समय तक जो है उपयोग में लिया जाता है उनको। तो ये रहा जो है राष्ट्रीय आय। एंड कारक आय मैंने बताया था कि देश में निवास करने वाले निवासियों के जो है कारक आय की गणना ही राष्ट्रीय आय होता है। तो कारक आय मतलब यह जो उत्पादन होता है, उत्पादन के जो कारक होते हैं, उत्पादन के कारक जो होते हैं, उनके उत्पादन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो उनको प्राप्त आय होता है, उसी का कुल योग होता है कारक आय। तो उत्पादन जब किया जाता है तो उत्पादन की प्रक्रिया में जो लोग लगे रहते हैं, तो उस उत्पादन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो
जो लोगों का आय प्राप्त होता है वो कारक आय होता है। जैसे कि इसमें जो है अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता जो है, मैंने बताया था कि संसाधनों को उत्पादित करने के चार जो है कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उत्पादकता। इनके जरिए जो है उत्पादित किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन किया जाता है। तो ये जो चार हैं, इनको जो प्राप्त आय होता है वो जो है कारक आय है। एंड हस्तांतरण जो आय होता है एक पक्षीय भुगतान होता है। हस्तांतरण किसी एक पक्ष के द्वारा ही भुगतान किया जाता है। यह वस्तु और सेवा के जो उत्पादन का परिणाम नहीं होता है, जैसे कि छात्रवृत्ति हो गया, बेरोजगारी का भत्ता हो गया, वृद्धावस्था पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया। तो ये सब जो है, ये सब जो हस्तांतरण आए हैं, तो इनको जो है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। सिर्फ कारक आय को जो है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। एंड थक गई। एंड जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का जो मापन किया जाता है, इसमें केवल कारक आय को शामिल किया जाता है, हस्तांतरण को शामिल नहीं किया जाता है। एंड हम सामान्य निवासी की बात करें तो सामान्य निवासी क्या होते हैं? सामान्य निवासी जो होते हैं, एक देश में जो सामान्य रूप से निवास करते हैं वो सामान्य निवासी होते हैं, जो उसी देश में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, निवास करते हैं। तो एंड जिसकी आर्थिक रुचि जो होती है उसी देश में केंद्रित होती है। तो इस प्रकार एंड एक वर्ष या उससे अधिक समय तक जो निवास करने वाले जो लोग होते हैं, निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, एक वर्ष से अधिक समय तक उसी देश का जो है सामान्य निवासी माना जाता है। एंड इसके अंतर्गत जो व्यक्ति अथवा संस्था दोनों को शामिल किया, चाहे वो व्यक्ति हो गया चाहे कोई संस्थान हो गया, जब देश में एक वर्ष से अधिक समय तक रह लेता है, उस देश में जो है उसी देश में रुचि दिखाता है, तो वो जो है उसको देश का सामान्य निवासी माना जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति अथवा संस्था दोनों को शामिल कर दिया है। आवश्यक नहीं है कि किसी देश का सामान्य निवासी उसी देश का नागरिक भी हो, यह आवश्यक नहीं है। अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति है, वो भारत में आकर जो है भारत में आकर रहता है, खाता पीता है, सब कुछ, मतलब भारत में उसकी रुचि है, भारत में रहना चाहता है, अगर भारत में रहे 1 वर्ष 2 वर्ष हो गया हो और वो अपने देश नहीं गया हो, तो वो भारत का जो है निवासी है, निवास करने वाला है, ना कि नागरिक है। भारत का नागरिक नहीं वो तो अमेरिका का ही नागरिक है, भारत का नागरिक नहीं है। एंड नागरिकता का मामला तो संविधान से जुड़ा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो है नागरिकता और भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। तो नागरिकता कई स्तरों पर दी जाती है, एक जन्म के आधार पर, एक वंशानुगत आधार पर। तो भारत में कई आधार पर जो नागरिकता के प्रावधान है संविधान में, तो वो तो नागरिकता का मामला है। तो ये मैंने निवासी का बताया। एंड इसमें जो उन व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता है सामान्य निवासी के रूप में, जैसे कि कोई व्यक्ति मनोरंजन, चिकित्सा, खेलकूद या फिर अपने अवकाश का समय बिताने के लिए या फिर कोई अवकाश का समय बिताने के लिए जो है, छुट्टियों में समय बिताने के लिए भारत आया है। कोई विदेशी नागरिक या फिर मान लो अमेरिका का व्यक्ति कोई मनोरंजन के लिए, चिकित्सा के लिए या फिर कुछ ऐसे कार्य के लिए आया है, जो कि वो मतलब 10 दिन 15 दिन ऐसे कार्यों के लिए आया है और चला जाएगा, तो वो जो है भारत का निवासी नहीं होगा। एंड विदेशी जो पदाधिकारी होते हैं या कूटनीतिज्ञ होते हैं, जो कि भारत में कुछ ऐसे समझौतों पर जो है इकट्ठा होने के लिए आते हैं, समझौतों पर उपस्थित होते हैं, तो वो जो भारत के निवासी नहीं होते हैं, वो बस एक जो है मेहमान के रूप में आते हैं। एंड ये तो हो गया निवासियों का मामला हो गया। एंड आर्थिक समृद्धि और विकास और आर्थिक विकास में अंतर क्या होता है? तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, समृद्धि और विकास, तो समृद्धि और विकास में जो है अंतर ये है कि समृद्धि का मतलब यह जो है, समृद्धि एक सकारात्मक अवधारणा होता है। एंड जबकि जो विकास होता है यह मात्रात्मक और गुणात्मक अवधारणा होता है। एंड दोनों अवधारणा विकास, जबकि समृद्धि को जो है सिर्फ मात्रा के आधार पर मापा जाता है और विकास को गुण के आधार पर और इसको मात्रा के आधार पर, दोनों के आधार पर मापा जाता है। एंड जो समृद्धि होता है इसका मापन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है किया जाता है। एंड समृद्धि जो है एक अल्पकालिक प्रक्रिया होती है, मतलब अल्पकालिक मतलब 1 वर्ष से कम समय तक या फिर मतलब बहुत कम समय तक की प्रक्रिया होती है। एंड ये जो है एंड आर्थिक समृद्धि के लिए जो है उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है, उत्पादन जो है अनिवार्य होता है। तो आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए जो उत्पादन अनिवार्य होता है। एंड यह जो है जो समृद्धि है, जो आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि तब होती है जब किसी देश का जो है कुल उत्पादन जो है बढ़ता है,
जैसे कि जीडीपी की जो दर होती है बढ़ता है, तो उससे जो है आर्थिक समृद्धि, उससे माना जाता है कि आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई है। जैसे कि वर्तमान में जीडीपी की जो समृद्धि दर है वो 6% है, तो हम इससे अनुमान लगा लेते हैं कि भारत की जो समृद्धि दर है वो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। जीडीपी के आधार पर जो हम भारत के देश में उत्पादन का जो दर है, समृद्धि दर है, उसको मापते हैं। एंड यह जो संकेत है, इसको जो देश में जो व्यावसायिक जो गतिविधियाँ होती हैं, गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और लोगों का जो आय होगा वो बढ़ रही हैं, तो लोगों का जो जीवन स्तर होता है वो बेहतर हो रहा है। तो इन आधारों पर जो है हम आर्थिक समृद्धि दर को जो है मापते हैं, देखते हैं। एंड ये जो है उत्पादन में वृद्धि एंड समृद्धि दर को जो बढ़ाने का मुख्य उपाय क्या है? तो आर्थिक समृद्धि को तभी बढ़ाया जा सकता है जब उत्पादन में वृद्धि किया जाए एंड रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जाए। रोजगार में तो जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी तो ऐसे ही रोजगार में वृद्धि हो जाएगी। एंड इसके लिए जो हमें निवेश में वृद्धि करना होगा। निवेश में तकनीक और आविष्कार करने होंगे, नई नई तकनीकों का प्रयोग करके जो है हमें अधिक, मतलब जब हम नई नई तकनीकों का प्रयोग करेंगे, नवाचार को लाएंगे, तब हमारा जो उत्पादन होगा वो बढ़ जाएगा। एंड व्यापार और निर्यात जो है इसमें वृद्धि करके जो है हम जो है अपने आर्थिक समृद्धि दर को जो है देश के आर्थिक समृद्धि दर को जो बढ़ा सकते हैं। एंड जो आईएमएफ है, आईएमएफ के अनुसार जो है, आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके अनुसार 2024 में भारत के लिए जो जीडीपी वृद्धि दर जो है लगभग 6% जो है रहने का अनुमान है। तो मैंने बताया था कि जीडीपी जो वर्तमान में जीडीपी जो है 6% तक है और इसकी जो है संभावना है। एंड जो है जो 6% है वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो यह अधिक है। विश्व स्तर पर इसकी तुलना की जाए तो भारत की जो जीडीपी दर है वो अन्य सभी देशों से जो है औसतन जो है अधिक है। एंड वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 में जो है केवल 2.9% की वृद्धि जो है पर रहने की संभावना है। एंड इस वृद्धि का कारण ये है कि घरेलू मांग में बढ़ोतरी करके एंड सरकारी खर्च में वृद्धि करके, तकनीकी प्रगति में वृद्धि करके जो ऐसा किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो हम आर्थिक समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। आर्थिक समृद्धि को बढ़ाकर जो आप ओवरऑल अपने देश के जो ग्रोथ में विकास कर सकते हैं। एंड हम विकास की बात करें, आर्थिक विकास की बात करें तो विकास यह जो है एक मात्रात्मक, गुणात्मक अवधारणा होता है। इसको गुण और मात्रा दोनों के आधार पर मापा जाता है विकास को। एंड आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास का मापन जीवन स्तर में जो है सुधार के द्वारा किया जाता है। एंड ये जो है प्रति व्यक्ति आय में जो है वृद्धि के साथ साथ जो यह लोगों के जो जीवन स्तर होता है, उनका जो जीवन जीने का तरीका होता है, उन सभी में जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, उन सभी परिवर्तनों के आधार पर जो है आर्थिक विकास का जो है मापन किया जाता है। तो आर्थिक विकास को जो है लोगों के जो जीवन स्तर को मापा जाता है, देखा जाता है। एंड यह एक जो है दीर्घकालिक और सतत प्रक्रिया होती है, मतलब हमेशा चलती रहती है। विकास का जो दर होता है, विकास जो होता है, आर्थिक विकास होता है, यह हमेशा चलता रहता है, सतत प्रक्रिया होती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। तो आर्थिक विकास के लिए जो है भूखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, लिंग भेद करना आदि समस्याएं जो होती हैं, इसको दूर करना अनिवार्य होता है, तभी हम आर्थिक विकास कर पाएंगे। तो पहले तो हमें जो है असमानता को दूर करना पड़ेगा, आर्थिक असमानता को दूर करना पड़ेगा। कुपोषण की जो समस्या है, बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी वर्तमान में इसकी रिपोर्ट की बात करें तो विश्व बैंक के अनुसार जो है लगभग हर साल जो है 2 मिलियन जो बच्चे हैं वो कुपोषण से ग्रस्त होकर जो उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो इसको कम करेंगे तभी हम आर्थिक विकास कर पाएंगे। एंड बेरोजगारी को कम करके, भूखमरी यानी गरीबी को कम करके हम कर पाएंगे। तो ये इसका अर्थ यही है कि यह जीवन में जो है सामाजिक आर्थिक सुधार को जो व्यक्त करता है। तो यह जीवन में जब हम यह जीवन में जो है सुधार को व्यक्त करता है, सुधार के बारे में बताता है। एंड ये जो है एंड इसके बारे में हम बात करें तो जो ये है, हमने जो है आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि देखा, जो कि ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो दो महत्वपूर्ण जो है कीवर्ड होते हैं, महत्वपूर्ण जो है अवधारणाएं होती हैं। एंड हम जो आय है, राष्ट्रीय आय है, आर्थिक जो समृद्धि दर है, आर्थिक समृद्धि को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले हम कुछ इसके कारणों की बात करेंगे। पहला तो आर्थिक समृद्धि को कौन से प्रभावित करता है, पहले तो बचत दर और निवेश दर में जब कमी होती है तो इससे जो है हमारी आर्थिक समृद्धि दर प्रभावित होती है।
इससे श्रम की जो कार्य कुशलता होती है, श्रम की कार्य कुशलता इसको प्रभावित करते हैं। व्यापार की जो सुगमता होती है वो जो है आर्थिक समृद्धि को करती है। एंड संसाधनों की जो गतिशीलता होती है वो आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में उपयोगी होती है। एंड जो संगठित और वित्तीय जो बाजार की उपलब्धता होती है, एंड संगठित बाजार और वित्तीय बाजार की उपलब्धता जो होती है भी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाती है। एंड आधुनिक जो तकनीक होगा और नवाचार होगा उसको प्रोत्साहित करके आधुनिक तकनीकों को लाकर जो है हम आर्थिक समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। राजनीतिक स्थिरता लाकर जो है हम आर्थिक समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देकर, जनसंख्या पर नियंत्रण पाकर, नीतिगत जो दुर्दशाएं होती हैं सरकार की तरफ से उसको में जो है वृद्धि करके मानव पूंजी जो है, मानव पूंजी का निर्माण करके जो है मानव पूंजी क्या होता है? मानव पूंजी जैसे कि डॉक्टर, शिक्षक, ये सब जो है मानव पूंजी होते हैं। तो मानव पूंजी का निर्माण करके और पूंजी उत्पादन के जो अनुपात होते हैं उसमें सुधार करके जो है हम ओवरऑल आर्थिक समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने से जो है हम एक विकसित देश भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने आर्थिक समृद्धि देखा, इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में पढ़ा एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। एंड हम राष्ट्रीय आय की जो है गणना की महत्व की बात करें तो आर्थिक जो गतिविधियाँ होती है, आर्थिक गतिविधियों के जो है निष्पादन का मापन करने में जो है निष्पादन हो पाएगा। एंड संरचनात्मक जो आर्थिक परिवर्तन होंगे उसका जो है सूचना मिलेगा। एंड आर्थिक जो कल्याण है, आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक विकास के जो है मापन में जो है यह सहायक होगा। एंड नीति निर्माण में सहायक होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं होंगी, अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने में जो इसका उपयोग किया जा सकेगा। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रीय आय का मापन करना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है देश के जो है ग्रोथ को बाकी देशों से तुलना करने के लिए। एंड नेक्स्ट है घरेलू सीमा या फिर आर्थिक सीमा। घरेलू सीमा की बात करें या फिर आर्थिक सीमा की बात करें तो जो सामान्यतः जो घरेलू सीमा है, घरेलू सीमा का अर्थ किसी देश की जो राजनीतिक जो सीमाएं होती हैं उसके अंदर के जो भूभाग से होता है। जैसे कि हमारे जो देश का जो अंदर का जो एरिया है वो पूरा देश का घरेलू सीमा है। एंड लेकिन अर्थव्यवस्था में जो घरेलू सीमा का जो है जो अर्थ होता है वो अलग ही होता है। तो वैसे तो हम घरेलू सीमा के बारे में यही जानते हैं कि जो देश का अपना जो बाउंड्री है वो घरेलू सीमा है। जैसे देश के जो बाउंड्री है उससे उधर जो है पाकिस्तान का हो गया, देश के अंदर का जो है वो घरेलू सीमा है। लेकिन राजनीतिक जो सीमाएं होंगी, राजनीतिक सीमाओं का जो विभाग होगा इसमें देश की सामुदायिक सीमा भी शामिल होती है। एंड देश के जो है जो देश के निवासियों द्वारा देश के जो विभिन्न भागों में चलाए जाने वाले जो है जलयान और वायुयान जो है इसको भी घरेलू सीमा के अंदर रखा जाता है। एंड विदेशों में जो स्थित दूतावास जो होते हैं, वाणिज्यिक दूतावास जो होते हैं, सैनिक प्रतिष्ठान जो होते हैं, ये सब घरेलू सीमा होते हैं। तो घरेलू सीमा का अर्थ सिर्फ भौतिक बाउंड्री से नहीं होता है, इसका जो है अर्थव्यवस्था में जो व्यापक होता है। तो घरेलू सीमा का अर्थ जो है घरेलू आय को सृजित करने वाले जो है करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक देश के लोग जो होते हैं वस्तुओं तथा पूंजी जो है पूंजी के लिए जो है मुक्त रूप से जो है कार्य करते हैं वस्तुओं तथा पूंजी के लिए। ये जो देश का जो है घरेलू सीमा या फिर आर्थिक सीमा होता है। एंड जैसे कि जीडीपी जो होता है, जीडीपी की गणना में निवासी और गैर निवासी दोनों शामिल, जीडीपी की जो गणना होती है उसमें निवासी और गैर निवासी दोनों को शामिल किया जाता है। निवासी मतलब मैं जो है देश की निवासी हूँ, और गैर निवासी कौन हो जाएगा? दूसरे देश, जैसे अमेरिका का कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो गैर निवासी हो गए। एंड जीएनपी जो होता है, जीएनपी में जो है निवासियों को सिर्फ शामिल किया जाता है जीएनपी की गणना में, चाहे वो अंदर का हो चाहे बाहर का हो। तो जीएनपी में जो है सिर्फ निवासी को शामिल किया जाता है, अंदर बाहर दोनों को। मतलब जीएनपी की जो गणना की जाती है, जैसे भारत का जो निवासी होगा, कोई व्यक्ति जाके अमेरिका में कोई कार्य कर रहा है, अमेरिका में बिजनेस कर रहा है, अमेरिका में पैसे कमा रहा है, तो वो जो है अगर देश के बाहर भी है तो भी उसको जीएनपी में शामिल किया जाता है।
तो इस प्रकार जो है जीएनपी में शामिल किया जाता है, सिर्फ निवासियों को शामिल किया, चाहे वो देश के अंदर रह रहा हो चाहे देश के बाहर रह रहा हो, जबकि जीडीपी में जो है निवासी और गैर निवासी दोनों को शामिल किया जाता है। एंड जो है राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं की बात करें हम, तो यह आय की अवधारणा का जो है जो प्रयोग है जब घरेलू स्तर पर किया जाए तो उसे जो है घरेलू आय कहा जाता है, तथा जब आय की अवधारणा का जो प्रयोग होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे कि घरेलू आय किसे कहते हैं, तो एक देश की जो घरेलू सीमा होती है, एक देश की घरेलू सीमा में सृजित कारक आय का जो कुल योग होता है, कारक आय का जो कुल योग होता है, जबकि राष्ट्रीय आय जो है देश के सामान्य निवासियों द्वारा जो सृजित कारक आय का जो है योग होता है। तो जो है जो घरेलू आय होता है, एक देश की घरेलू सीमा में जो आय का सृजन होता है उसे घरेलू, जबकि राष्ट्रीय आय जो है देश के सामान्य निवासियों द्वारा सृजित कारक आय होता है। सामान्य निवासी मतलब चाहे वो विदेश का व्यक्ति आके भारत में निवास करता हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको राष्ट्रीय आय में जो है शामिल किया जाता है। तो घरेलू आय जो होता है, घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में अंतर की बात करें तो घरेलू आय में जो घरेलू सीमा में जो अर्जित कारक आय शामिल होता है, जबकि राष्ट्रीय आय में घरेलू सीमा में जो है अर्जित कारक आय शामिल है। घरेलू जो सीमा है इसमें जो है गैर निवासियों द्वारा जो घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय को शामिल किया जाता है, गैर निवासियों द्वारा भी, जबकि राष्ट्रीय आय में गैर निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय को जो शामिल नहीं किया जाता है इसमें राष्ट्रीय आय में, जीएनपी में। जीएनपी में जो है गैर निवासियों द्वारा जो अर्जित कारक आय होता है उसको शामिल नहीं किया। गैर निवासी मतलब जैसे अमेरिका का कोई व्यक्ति हो गया, जबकि घरेलू आय में जो है चाहे वो निवासी हो चाहे गैर निवासी हो, दोनों के आय को अर्जित कारक आय जो होता है उसको शामिल किया जाता है। घरेलू आय में जो है निवासियों द्वारा शेष विश्व से जो अर्जित कारक आय होता है वो शामिल नहीं होता है। शेष विश्व से मतलब कि घरेलू सीमा के बाहर अगर कोई आय सृजन करता है तो वो घरेलू सी आय में शामिल नहीं होता है, जबकि राष्ट्रीय आय में निवासियों द्वारा जो है घरेलू सीमा के बाहर भी अर्जित कारक आय को शामिल किया जाता है। तो मतलब राष्ट्रीय आय में अगर भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में जाके कार्य कर रहा है, अगर वहाँ पे भी कोई आय का सृजन करता है तो उसको जो है देश के राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, जबकि घरेलू आय में ऐसा नहीं होगा। घरेलू आय में सिर्फ घरेलू सीमा के भीतर जो आय का सृजन वो शामिल होगा। तो राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है, तो राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय माइनस गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय प्लस जो है निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के बाहर अर्जित कारक आय, निवासियों द्वारा घरेलू सीमा के अंदर जो अर्जित कारक आय। तो साधन लागत और बाजार मूल्य में अंतर की बात करें हम, तो साधन लागत किसी वस्तु या सेवा के जो उत्पादन की लागत है, जबकि बाजार मूल्य जो है वह कीमत होता है जिस पर जो वस्तु और सेवा को जो बेचा जाता है। तो अर्थात जो साधन लागत में जो निवल अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता है साधन लागत में। तो साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी बराबर जो है बाजार मूल्य, एंड साधन लागत प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर बाजार मूल्य। तो जो है साधन लागत में जो निवल अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता है, एंड सकल मूल्य और निवल मूल्य की अवधारणा की बात करें हम, तो सकल मूल्य और निवल मूल्य के बाद जो है मूल्य ह्रास का जो अंतर होता है। तो मूल्य ह्रास जो है स्थिर पूंजी का उपभोग है, अर्थात यह जो उत्पादन प्रक्रिया में शामिल वर्तमान पूंजी जो भंडार होगा उसके द्वारा जो है मुक्त अंश के बराबर होता है। इस प्रकार यह जो पूंजी की जो है घिसावट होती है। तो सकल पूंजी माइनस मूल्य ह्रास बराबर निवल मूल्य होता है, निवल मूल्य बराबर सकल पूंजी माइनस मूल्य ह्रास। एंड जीडीपी एमपी की बात करें हम, तो यह एक जो है वित्तीय वर्ष में जो है उत्पादित किसी देश की घरेलू सीमा में निवासी और गैर निवासियों द्वारा जो उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं को जो है बाजार मूल्य होता है, उसी को हम जीडीपी एमपी कहते हैं। तो जीडीपी जो एमपी है प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय को जो है देश की कुल जनसंख्या में जो है राष्ट्रीय आय को माप के किया जाता है। तो यह किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सूचक होता है। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक समृद्धि दर को जो है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मापा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय निम्न होने का जो है एक मुख्य कारण जो है जनसंख्या वृद्धि भी है। तो अगर प्रति व्यक्ति आय कम है तो वो जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है प्रति व्यक्ति आय को कम के रूप में देखा जाता है। एंड नेक्स्ट है रियल जीडीपी क्या है, वास्तविक जीडीपी। तो स्थिर मूल्यों पर आधारित जो है जीडीपी को हम वास्तविक जीडीपी कहते हैं।
एंड स्थिर मूल्यों का तात्पर्य आधार वर्ष के मूल्य से होता है। तो वर्तमान में आधार वर्ष 2011 है। एंड मौद्रिक जीडीपी की बात करें हम, तो मौद्रिक जो जीडीपी होता है कि इसकी गणना जो है चालू कीमतों पर की जाती है। चालू कीमतों का तात्पर्य होता है कि वर्तमान वर्ष की जो है प्रतिफल कीमतों में है। तो जीडीपी बराबर प्राइस प्लस क्वांटिटी से होता है। इसमें मूल्य और मूल्य का जो मान होता है उसको देखा जाता है। तो मौद्रिक जो जीडीपी है, मौद्रिक जीडीपी में जो वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो उत्पादन में जो वृद्धि होती है, तो उससे जो है जीडीपी में वृद्धि, मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में अगर वृद्धि होता है तो चालू कीमतों में वृद्धि चालू कीमतों में वृद्धि से भी हो सकती है। एंड यदि उत्पादन की मात्रा स्थिर को रखा जाता है, उत्पादन अगर नहीं बढ़ता है तो जीडीपी में वृद्धि हो सकती है, जबकि वास्तविक जीडीपी में जो वृद्धि केवल तभी होगा जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी। एंड जो वास्तविक जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी में जो है जितनी अधिक वृद्धि होगी बाजार में जो है वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति जो है उतनी ही बढ़ जाएगी, अर्थात यह संसाधनों की गतिशीलता में सुधार करने के लिए जो है कारक आय में वृद्धि को दर्शाती है। तो हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें तो जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें तो मौद्रिक जीडीपी बटे में रियल जीडीपी गुणे 100 होगा। एंड जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें हम तो यह मौद्रिक जीडीपी तथा वास्तविक जीडीपी का जो है अनुपात होता है। यह दर्शाता है कि कीमत स्तर में परिवर्तन के कारण जो जीडीपी में कितना परिवर्तन हुआ है। एंड अर्थात यह जो है मुद्रास्फीति की गणना करने की एक विधि है, जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर कीमत सूचकांक विधि की तुलना में जो है मुद्रास्फीति की गणना का जो अधिक व्यापक तरीका है। एंड क्योंकि जो है इसके अंतर्गत जो है हम घरेलू सीमा में जो उत्पादित सभी अंतिम और वस्तुओं को जो शामिल किया गया है, जबकि कीमत सूचकांक विधि में जो है केवल चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं को जो है शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो परिवर्तन की बात करें हम, तो राष्ट्रीय आय की गणना में परिवर्तन की बात करें हम तो राष्ट्रीय आय गणना में परिवर्तन जो है तो VNSNA 2008 की सिफारिशों को लागू करने तथा अर्थव्यवस्था के जो है आंकड़ों की समीक्षा करने के लिए जो राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए, जैसे कि इसके लिए आधार वर्ष जो 2004-5 से बढ़ाकर जो 2011-12 कर दिया गया। नई श्रृंखला के अंतर्गत जीडीपी की गणना जो साधन लागत के बजाय जो है बाजार मूल्य पर जो है की जाएगी। एंड बाजार मूल्य पर जो जीडीपी को केवल जीडीपी कहा जाएगा। तो इस प्रकार जो है जीडीपी की जो राष्ट्रीय आय की जो गणना है, राष्ट्रीय आय की गणना में जो है परिवर्तन किया गया। एंड राष्ट्रीय आय की गणना में परिवर्तन ये किया गया कि जीवीए की जो गणना है वो बेसिक प्राइस पर की जाएगी। एंड नई श्रृंखला में विनिर्माण के जो आंकड़े होंगे एकत्रित करने के लिए जो है वो जो कारपोरेट मंत्रालय द्वारा जो चलाया जाएगा, और ई गवर्नेंस अभियान के माध्यम से जो है आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। एंड नई श्रृंखला में जो पारदर्शिता को व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए होने कारण जो आर्थिक इकाइयाँ होंगी, आर्थिक इकाइयों को जो है शामिल किया जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था के जो व्यापक विस्तार होगा वो हो पाएगा, व्यापक तस्वीर प्रस्तुत हो पाएगा। तो नई श्रृंखला में जो पशुधन उत्पाद के आंकड़े भी एकत्रित किए जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप जो जीवीए में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की जो भूमिका होगी वो उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो बेसिक प्राइस की बात करें तो इसमें जो है फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस जो है प्रोडक्शन सब्सिडी होगा। तो MP बराबर बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। तो इस प्रकार जो है जीडीपी बराबर जीवीए प्लस बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। तो राष्ट्रीय की गणना करने की जो हम विधियों की बात करें, राष्ट्रीय की गणना जो उत्पाद विधि पर की जाती है, जिसको हम मूल्यवर्धन विधि भी कहते हैं। तो उत्पादन प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर जो किए गए मूल्यवर्धन का उपयोग जो है सकल मूल्यवर्धन जो है कहलाता है। तो इस विधि के अंतर्गत जो उत्पादन प्रक्रिया में जो दोहरी समस्या नहीं होती है उत्पाद विधि में। दूसरा जो विधि है आय विधि है। तो इस आय विधि के द्वारा जो उत्पादन प्रक्रिया में के दौरान जो है कारकों का प्राप्त आय का योग ज्ञात किया जाता है। एंड इसमें जो है जिसमें जो निम्नलिखित आय शामिल होते हैं, जैसे कि इसमें भूमि को प्राप्त लगान, श्रम को प्राप्त पारिश्रमिक, पूंजी को प्राप्त ब्याज, श्रमिक को प्राप्त जो है लाभ और मिश्रित आय। इस प्रकार जो है ये राष्ट्रीय आय में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट व्यय विधि, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि। व्यय विधि की बात करते हैं इसके अंतर्गत जो एक निश्चित अवधि में जो है जो उत्पादन की प्रक्रिया होती है, उत्पादन की प्रक्रिया में सभी जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को जो है कुल आय का जो योग ज्ञात किया जाता है,
इसमें निम्नलिखित व्यय शामिल होते हैं, जैसे कि निजी उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी जो है अंतिम उपभोग व्यय, जो है शुद्ध निर्यात। तो राष्ट्रीय आय में जो है C+G+I+X-M जो है शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय की गणना जो है की जाती है। एंड